और बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया और एक बड़ा इतिहास रचा कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई। ये एक बड़ा, इतना बड़ा काम है कि जो यहाँ का जो विधायक संजय पाठक जो हेलीकॉप्टर में बैठकर ये सोचता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को कैसे खत्म करूं, उन बच्चों से लड़ने के लिए इसे अगर जमीन पे नहीं ला दिया तो लड़ना सुनिश्चित होती नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं आपको आज यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूं, जब हम कटनी से आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैं बड़ा अपने आप को सोच रहा था कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे, बिरसा फुले के बच्चे, टांटिया भील के बच्चे, मान्यवर साहब कांसीराम साहब के बच्चे, गोंडवाना के बच्चे, जयस के बच्चे इन पहाड़ियों में रहकर अपने महापुरुष की प्रतिमा लगाने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। मुझे पता है इस प्रतिमा को लगाने के लिए बहुत अड़चनें आई होंगी, क्योंकि हमें पता है ना कि हम ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें साथियों लाठी भी खाना पड़ती है, गालियां भी सुननी पड़ती हैं, अपमानित भी होना पड़ता है, और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती है। लेकिन साथियों उन सबको आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया आज इस कटरिया गांव में प्रतिमा लगाकर। ये बड़ा मैसेज जाएगा साथियों। यहां पर मैंने कटनी के बारे में जो जाना, तो इस जानकर मैं इतना ही समझ पाया हूं कि अगर इस कटनी की भूमि में, अगर यहाँ की खनिज संपदा में, यहाँ के पूरी जल जंगल जमीन में अगर किसी का पहलाद है तो वो हमारे आदिवासी भाइयों का है। अगर किसी का अधिकार है तो हमारे दलित भाइयों का है। अगर किसी की हिस्सेदारी है तो हमारे पिछड़ों भाइयों के साथ। लेकिन जब मैं देखा तो यहाँ पर सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग, जिनकी संख्या पूरे देश में अगर मैं कहूं तो 3% भी नहीं है, इन 3% लोग यहां पर राज कर रहे हैं। तो साथियों ये भीम आर्मी के, ये गोंडवाना के, जयस के, ये नीले पीले गमछेधारी ऐसे लोगों की अब यहां पर तानाशाही चलने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम जिस भाषा में समझेंगे हम इनको उस भाषा में जवाब देने के तैयार, सच पिछड़ने वाले हम लोग नहीं है। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मैंने जहां तक एनालिसिस किया, हमारे चौधरी साहब बताएंगे इस बात को, कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार पूरे विश्व के अंदर जयंती बड़े हर्षोल्लास से बड़े लेवल पे बनाई गई। ये हम सब के संघर्षों का परिणाम है कि हम लोग दिन रात पूरे देश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। हर गरीब संघर्ष कर, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे हमारे कर्मचारी हो, चाहे हमारे माता हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, वो संघर्ष उस स्थिति में कर रहे हैं कि कभी इनको मूछे रखने पर मारा जाता है, कभी हमारे आदिवासी भाइयों को ईसाई धर्म की ग्रहण करने की, ईसाई धर्म अपनाने की बात पर पीटा जाता है, कभी हमारे कर्मचारियों को जब वो भेदभाव के खिलाफ बोलते हैं, जब वो अपने समाज को जागरूक करने की बात करते हैं, तब उनको अपमानित किया जाता है। अरे हमारी माताओं बहनों को तो प्रताड़ित किया जाता है। तो ये संघर्ष आप उस समय कर रहे हैं। तो साथियों ये संघर्ष का परिणाम है कि आज हमारी युवा पीढ़ी जागरूक होकर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए तैयार खड़ी है। और आज एक छोटा सा कार्यक्रम सुनील हस्ते इस गांव कटरिया के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण करता है। वहीं आज से 7 समुंदर दूर भाई चंद्रशेखर आजाद अमेरिका में कैलिफोर्निया में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करता था। सोचिए कि किस प्रकार वो महापुरुष लड़ा होगा कि जिनको कभी स्कूल जाने नहीं दिया, जिनको कभी ये कहकर बोला गया, प्रताड़ित किया गया कि तू अछूत है। अरे एक समय तो ऐसा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को गुजरात के सूरत में
जब वो वहां पर गए नौकरी करने के लिए, तो प्रदेश जो स्टेट गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी का पद होता है, उस पोस्ट पर होने के बावजूद उनको रूम कमरा किराए से नहीं मिला। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब इंग्लैंड के अंदर गए गोलमेज सम्मेलन में, तो वहां पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जितने भी जो हमारे थे, ये उस समय के योद्धा थे, ये कह रहे हैं कि हम इनके लिए लड़ते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि क्या आप ये टेबल पर रखे पानी गिलास, अगर मैंने इसको छू लिया तो पी लोगे आप, तो साथियों उन्होंने नहीं पिया। तो ऐसे महापुरुषों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आप निश्चित रहे कि चाहे सरकार हमारे खिलाफ कितना षड्यंत्र कर ले, चाहे हमें कितना ही नक्सलवादी की संज्ञा दे दे, या फिर हमारे आदिवासी भाइयों को ईसाई धर्म की उसकी संज्ञा दे दे, लेकिन साथियों मैं आज इस कटरे की भूमि से दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय हमारे बहुजन समाज का है, आने वाला समय हमारे आदिवासियों का है, आने वाला समय हमारे दलित भाइयों का है, और आने वाला समय अब हमारी बहनों का भी। साथियों पता होगा आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 अप्रैल 1947 को हमारी माता हमारी बहनों के लिए हिंदू कोड बिल, जो खास करके हमारी बहनों हमारी माताओं के लिए था, वो हिंदू कोड बिल प्रथम बार पेश किया। और जब कानून मंत्री बने तो उन्होंने सरकार में ये पेश किया, लेकिन साथियों ने बड़ा दुख हुआ इस बात का हुआ कि सबका समर्थन होने के बावजूद वो बिल उस समय पास नहीं हुआ। उस बिल के अंदर क्या था कि इस देश की जो हमारी आधी आबादी, हमारी माता हमारी बहन है, उनको संपत्ति रखने का अधिकार मिले, उनको बराबरी का अधिकार मिले, उनको अपने पिता की अपने पूर्वजों की संपत्ति का बराबर अधिकार मिले, उनको नौकरी करने का अधिकार मिले, उनको सम्मान से जीने का अधिकार मिले। साथियों ये बात जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नेहरू जी के सामने, जब उस समय के नेता प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, तो तब वहां पर ये बिल पेश किया, तो साथियों बिल पास नहीं हो पाया। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी माताओं हमारी बहनों के सम्मान में साथियों उन्होंने इस्तीफा देकर बता दिया कि तुम्हारी सरकार मेरे बिल को रोक नहीं सकती। और साथियों ये आज वही दिन है कि ये हम सबके संघर्ष का परिणाम है, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष का परिणाम है, मान्यवर साहब कांसीराम जी का परिणाम है, और हम सब युवाओं हमारे बुजुर्गों का परिणाम है कि साथियों आज 2023 में साथियों बिल पास करना पड़ा हमारे महिलाओं के सम्मान में। साथियों अब सरकार ये कह रही है कि ये बिल पास नहीं होने दे रहे, जिसके विरोध में प्रधानमंत्री रात को 8 बजे लाइव आके बात करते हैं कि मैं बहुत बड़ा दुखी हूं। साथियों ये बिल का विरोध इसलिए हुआ, उस बिल का विरोध नहीं हुआ है, महिला बिल तो फिर पास हो गया है, लेकिन इस महिला बिल के आड़ में ये जो परिसीमन जो करना चाह रहे थे, साथियों हमारी मांग है कि अगर महिला बिल पास होता है, महिला बिल अगर लागू होता है, तो उसके अंदर जिस प्रकार से हमें SC ST OBC के हमारे भाइयों बहनों को जो आरक्षण प्राप्त है, उसी प्रकार से हमारी महिलाओं को भी 33% आरक्षण में जो सरकार देने का वादा कर रही है, उसमें हमारी बहनों को, हमारे आदिवासी बहनों को, हमारे दलित बहनों को और हमारी पिछड़े बहनों को वो आरक्षण प्राप्त हो। अगर मेरी बहनों जो यहाँ पर पढ़ रही है, हमारे पीछे बैठी हमारी बहन, कि अगर वो बिल अगर इस प्रकार से पास हो गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कंगना रनावत जैसी और जया बच्चन जैसी जो जिनके पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति है, ऐसी ही महिलाएं विधानसभा लोकसभा के अंदर जाएंगी। हमारी संघर्षशील करने वाली हमारी जो नीचे बैठी हमारी बहन है, रैदास है, चौधरी है, हमारी ऐसी बहन यही सड़कों पर रह जाएगी, विधानसभा में नहीं जाएगी। साथियों तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भीम आर्मी लोगों पर मुकदमे करवाती है, कुछ लोग कहते हैं कि लाठीचार्ज करवाती है, भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। लेकिन मैं आज पूछता हूं मोहन यादव सरकार से, पता है ना मोहन यादव जी कौन है? मोहन यादव जहां से मैं आता हूं वहीं से आते हैं, उज्जैन से, और उन्हीं की विधानसभा से आता हूं। लेकिन जब उन्होंने
उज्जैन के अंदर जब उनके खिलाफ जब मुर्दाबाद के नारे लगाए थे तो उन्होंने लोगों को जेल में डलवा दिया। साथियों, तुम्हारे भाई ने वहीं उज्जैन में टावर चौक पर खड़े होकर मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए तो कहा था कि जेल में डालना डालो, जितनी जेलें तुम्हारी देखेंगे के लिए पीछे हटने वाले हम लोग नहीं। साथियों, तो आज जो मोहन यादव, हम जब यूजीसी का विरोध करने भोपाल जाते हैं तो लाठीचार्ज करवाता है, वही मोहन यादव जब हम ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा लगाने के लिए जाते हैं तो लाठीचार्ज करवाता है। और वही भाजपा सरकार जब हमारे आजाद और नाजी जैसे जो हमारे संगठन के जो लोग हैं जब बेगलो पदों की भारती की बात करने जाते हैं तब लाठीचार्ज करवाता है। तो साथियों, क्या आज किस मुंह से वो बोलेंगे कि उन्होंने खुद आज भोपाल में कुछ सड़कों पर आकर विरोध किया? और क्या बोल रहे हैं मुझे बताओ। बड़ी हंसी बात आती है कि एक मुख्यमंत्री होकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री तुम्हारा है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तुम्हारा है, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, राष्ट्रपति भी तुम्हारा है, और चुनाव आयोग भी तुम्हारा है, और सुप्रीम कोर्ट का जज भी तुम्हारा है। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात के 8 बजे लाइव आकर आंसू बहाने पड़ रहा है, इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री को भोपाल के अंदर सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है, तो साथियों यहां से आप समझ लीजिए कि यहीं से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संकल्पों का भारत बनने की बात शुरू हो चुकी। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब आज से 78 साल पहले बोल के गए थे कि समाज में ये जो हम बात कर रहे हैं ना, शायद इसी से भी हमारा आदिवासी विधायक है ना, लेकिन जब हमारे आदिवासी अधिकारों की बात आती होगी तो वो चुप रहते होंगे। बताओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चुप रहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में ये बात कही थी कि हमें वोट देने का अधिकार तो मिल गया है, हमें हमारा नेता चुनने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन अब इन पार्टियों से ऐसे नेता चुने जाएंगे जो जनता की नहीं, वो अपनी पार्टी के गुलाम रहेंगे। तो साथ ये बात सिद्ध हो चुकी है कि 131 सांसद दिल्ली में हैं, लेकिन अकेला शेर दहाड़ता वहां पे राजकुमार रोड और भाई चंद्रशेखर राजा दहाड़ते, इसके अलावा कोई दहाड़। और उसी प्रकार हमारी भोपाल की विधानसभा में सब गुलाम बैठे। जब यूजीसी की बात आती तब चुप रहे। जब हमारे आदिवासी बहनों को जब नेमावर के अंदर दुष्कर्म करके उनको जमीन में गाड़ दिया गया तब चुप रहते। जब हम लोगों ने आवाज उठाई, सीबीआई की जांच की मांग करी, तब कहीं जाकर वो आरोपी अंदर जेल के अंदर। तो साथियों, संकल्प लीजिए आप लोग कि जो संघर्ष करेगा उसी को ही हमें आगे बढ़ाना है। भाई, हमारे काकोड़िया जी हो गए, हमारे राजकुमार चौधरी जैसे जो लोग हो गए, ये जो सब लोग सुनील जैसे लोग हो गए, ऐसे लोगों को आपको आगे बढ़ाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने हिम्मत भर ली, अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, तो साथियों ना तो कोई हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता मानने पर पीटेगा, ना ही हमें कोई मूछ रखने पर मारेगा, और ना ही कोई हमें घोड़ी पर बैठने पर रोकेगा, और ना ही कोई हमें हमारी अधिकार छीनने की बात करेगा। और अगर वो छीनने की बात करेगा साथियों, तो वहीं आपके साथ जमीन पर नीचे बैठे आपका विधायक भी बैठेगा और आपका सांसद भी बैठेगा। साथियों, पीछे हटने वाले वो लोग नहीं, अगर आपने ऐसे लोगों को चुनकर भेज दिया। आपने देखा होगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली में हर बिल का विरोध करते, अगर उसमें अगर हमारे ओबीसी एससी एसटी हमारे महिलाओं की बात आती, भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसा व्यक्तित्व है कि उन्होंने महिलाओं के हक की बात, उन्होंने हमारे आदिवासियों की बात की, हमारे दलितों को आरक्षण की बढ़ाने की बात की, कर्मचारियों की बात की। लेकिन साथियों, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने आने वाले 5 साल में अगर हमारे नीले पीले गमछाधारियों का जो इन भाजपा कांग्रेस के अलावा जो काम करते हैं उन्हें साथ दे दिया, तो साथियों ये जो सरकार है इसकी हम कुर्सी हिलाने का काम करेंगे। अभी हमारे देश के अंदर यूजीसी आया,
जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, उन्हें पता हो, और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उन्हें पता हो कि किस प्रकार से हमारे SC ST OBC के बच्चों के अधिकार छीने जाते हैं, किस प्रकार से उन्हें जाति भावना को देखते हुए टारगेट किया जाता है। अगर वो आदिवासी है तो उसको नंबर कम दिए जाते हैं, अगर वो दलित है तो उसको नंबर कम दिए जाते हैं, अगर वो पिछड़ा वर्ग से आता है तो भी उसको नंबर कम दिए जाते हैं। अगर कहीं हमारा आदिवासी, हमारा दलित पिछड़ा आदिवासी कर्मचारी भी है, चाहे वो IAS भी क्यों ना हो, चाहे वो IPS भी क्यों ना हो, चाहे वो पटवारी भी क्यों ना हो, चाहे वो टीचर भी क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस भी क्यों ना हो, चाहे वो महिला अधिकारी भी क्यों ना हो, अगर वो SC ST OBC की है तो साथियों उनको कलेक्टर नहीं बनाया जाता, उनको SP नहीं बनाया जाता, उनको थाना नहीं दिया जाता, उनको ऐसी जगह लूप लाइन में रखा जाता है जहां से ना तो वो कोई कुछ काम कर सकते हैं, न कुछ समाज का भला कर सकते हैं, सिर्फ लिखा पढ़े काम कर सकते हैं। तो साथियों, हमने भी कह दिया है, भोपाल की भूमि से जब आए संतोष वर्मा जी का निलंबन हुआ तब आप लोग भी आए थे कि संतोष वर्मा जी धैर्य रखे, समय बदलेगा, धैर्य रखे, इतिहास पलटेगा। और इस बार तो आपके समर्थन में एक भी विधायक नहीं बोल पाया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये सरकार नहीं मानी तो आइए संतोष वर्मा जैसे यहां पर सैकड़ों विधायक आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, पीछे हटने वाले हम लोग नहीं। साथियों, ये जो मनुवादी जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि इस गांव के अंदर सब लोगों ने समर्थन किया, अच्छी बात, ताली उनके लिए। लेकिन जब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आपके विचारों की बात आएगी, जब आपके अधिकारों की बात आएगी, तो ये लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे। ये हेलीकॉप्टर में से बैठकर आपको खत्म करने की बात करेंगे। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा आप लोगों ने लगाई ना कटरे के अंदर, इस कार्यक्रम के बाद में वो सोचेंगे, हेलीकॉप्टर में बैठते बैठते सोचेंगे कि किस प्रकार से इस प्रतिमा को हम हटाने का काम करें। तो साथियों, आपको डरना नहीं है। अब यहां पर हमारे जो मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो अपने आप को ओबीसी का मानते हैं, यहां पर हमारे मंच पर भी हमारे बहुत सारे ओबीसी साथी बैठे। जब यूजीसी कानून लागू हुआ हमारे देश के अंदर, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो शिवपुरी के अंदर जाकर मनुवादी लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मोहन यादव जल्दी से जानते हैं कि मोहन यादव जाएगा और जाकर भैंस चराएगा। तो साथियों, इसके समर्थन में ना तो उनकी पार्टी को सिंगल व्यक्ति बोला, ना ही कोई और व्यक्ति बोला, लेकिन जिसके पेट में दर्द है, जिसकी पीड़ा है, वो बोला। और हमने कहा कि ठीक है, मोहन यादव हैं, अहीर हैं, तो भैंस चरा लेंगे, आदिवासी जंगल में ले लेंगे, तेल निकाल लेंगे, सुतारे लकड़ी काम कर लेंगे। लेकिन तुम लोग जो वर्षों से भीख मांगने का काम कर रहे हो, क्या तुम लोग भीख मांगने का काम करोगे? अगर तुम भीख मांगने का काम करोगे तो भी हम तैयार हैं। तो साथ ही मनुवादियों को बुरा लग गया, बोले कि भाई ये तो जातिवादी की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग हमारे समाज की बात करेंगे तो इन्हें जातिवाद की बात लगेगी। साथ ही उसी का परिणाम है कि हमारा एक लड़का है जिसके ऊपर पेशाब की गई, कहाँ है वो? राजकुमार है, आओ इधर, ये राजकुमार है। जब इन्होंने इनकी पंचायत में विरोध किया तो इन्हीं के गांव के ब्राह्मणों ने इनके ऊपर पेशाब करने का काम किया और मारा पीटा। और जब हमने यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएम से बात की तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, ये झूठ बात है। फिर हमने बोला कि आप बताओ, हम आपको कैसा कौन सा परिणाम दे, हम कैसा एक सबूत दे कि जिससे आप मानोगे कि ये। तो बोले कि आप उनके कपड़े फ्रीजर पर आओ। तो हमने कहा कि भाई ठीक है। साथियों, उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए खुद जितेंद्र को राजकुमार को, चंद्रभान को इनको धरना देना पड़ा। ये भीम आर्मी का पावर है कि ऐसे मनोवादियों को हमने 45 दिन जेल के अंदर रखने का काम करवाया। अगर भीम आर्मी और हमारा संगठन नहीं होता तो शायद यह राजकुमार यहाँ पर खड़ा नहीं होता। सर, ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे लोगों के ऊपर पेशाब की जाती है, उन्हें टारगेट किया जाता है, ये गलत है। साथियों में लड़ना पड़ेगा, चाहे
अब अगर इसके लिए अगर हमारे हमें जान की बाजी लगानी पड़ी तो भी लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को काशीराम साहब ने बढ़ाया। काशीराम साहब, एक वाकया छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि काशीराम साहब एक दिन रैली करके आ रहे थे, तो रात की 2 बजे वो बैठे तो उनके सामने एक अखबार रखा हुआ था। तो उस अखबार में ये लिखा था, बहुत इतनी मतलब मैं उसको बयां करता हूं तो मुझे इतनी पीड़ा होती है। तो काशीराम साहब के जो सहयोगी साथी रहे, उन्होंने कहा कि काशीराम साहब, आप रात की 2 बजे बैठे बैठे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो काशीराम साहब ने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। तो काशीराम साहब के सहयोगी ने बोला कि ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसको, ऐसा कौन सा दर्द है जिसको हम खत्म कर दें? बताइए आप, हम आपके लिए कौन सी गोली लेके आए, कौन सी टेबलेट लेके आए, सायरप लेके आए, इलाज करवा दे। तो काशीराम साहब ने कहा कि जो बीमारी है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, ना तो वो गोली से ठीक होगी ना किसी इंजेक्शन से ठीक होगी। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी पीड़ा है, लाओ तो हम बल्लम लगा दें, हम मालिश कर दें आपके पैर की, दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो दर्द है वो तुम समझ नहीं पाओगे। फिर काशीराम साहब बोले कि जो दर्द है वो समझ नहीं पाओगे। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई बताओ कौन सा दर्द है ऐसा? तो काशीराम साहब ने उठाकर एक ये पेपर दे दिया। उस पेपर में लिखा था कि एक लाचार, एक मजबूर महिला ने अपनी 2 साल की बच्ची को 20 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में? क्यों बेचा? क्योंकि वो महिला बहुत ही गरीब, लाचार था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो बच्ची को बेचती नहीं तो शायद उसकी बच्ची जिंदा रहती। तो काशीराम साहब ने कहा कि क्या तुम्हारे पास में इस बीमारी का इलाज है? तो बोले नहीं। साथियों, ऐसी हमारी बहुत सारी बच्चियों का शोषण हो रहा है, ऐसे हमारे बहुत सारे भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इन सब का एक ही इलाज है, इन सब का एक ही उपाय है कि हमारे समाज के युवाओं को, हमारे समाज की बहनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, और पढ़कर अगर आप नौकरी कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो आपको राजनीति और बिजनेस में आना चाहिए। असली इलाज अगर कोई है इस बीमारी का, जातिवाद का, छुआछूत का, भेदभाव का या अन्याय, अत्याचार, शोषण का, तो साथी वो है कि इस प्रदेश की कुर्सी पर इन मनुवादी मुख्यमंत्रियों की कुर्सी हटाना पड़ेगी, और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और ऐसे हमारे बहुजन समाज के जो साथी हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको आपको विधानसभा भेजना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपके इलाज का, बीमारी का इलाज होगा। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने इतना अच्छा आयोजन किया, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी सागर के अंदर जो रविदास धाम बन रहा है वहां पर काफी संघर्ष कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो सबके लिए बहुत बहुत मेरी मंगल कामनाएं। और एक और जो कार्यक्रम ये अनाउंसमेंट करवा रहे हैं 24 जून को है ना, 24 जून को भौरी बन, 24 जून को दुर्गावती जी का वो जन्म जयंती मना रहे हैं, तो इनके लिए मंगल कामनाएं। बलिदान दिवस मना रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग आइएगा बेटो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपके जो श्रेष्ठ नेता तो हम उनका सहयोग करते रहते हैं, और अगर कटनी जिले में भी अगर आपको हमारे सहयोग की जरूरत लगी, खास करके अगर मनुवादियों को इलाज करने की जरूरत लगी, तो फिर आप मुझे याद करिएगा। मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपके लिए मैं खून पसीना बहाने को तैयार हूँ, लाठी जाने को तैयार हूँ। और एक बात और कहूंगा कि हमारे ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार बार बार हाईकोर्ट का हवाला देती है कि हाईकोर्ट नहीं होने दे रही, तो हम लोगों ने हाईकोर्ट का भी घेराव करने का काम किया था और बहुत हमने लाठियां खाई थी। तो ये जो आपका भाई, आपके बेटे बैठे हैं ना मंच पे, ये ऐसे नहीं बैठे, लाठियां खाकर, गोली खाकर, अपमान झेल कर बैठे समाज के लिए। तो समाज के लिए अगर आखिरी सांस तक लड़ना पड़ा लड़ेंगे, समाज के लिए मरना पड़ा मरेंगे, और समाज के लिए अगर अपमानित होना तो अपमानित होंगे, लेकिन कभी समाज का सर झुकने का काम या झुकाने का काम नहीं करेंगे। जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय फुले, जय अम्बेडकर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां सर के सम्मान में। और एक 5 मिनट का